नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 साल पहले हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन महज 1.25 साल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सिंधिया की नाराजगी और 22 समर्थक विधायकों के साथ उनके बीजेपी में शामिल होने से विधानसभा में सदस्यों के अंक गणित का जोड़ घटाव कांग्रेस के खिलाफ हो गया है और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाई। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस को लगातार अंतराल पर झटके लगते रहे हैं और उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। खैर, अब इन सभी सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है और इंतजार नतीजों का है, जो ये तय करेगा कि प्रदेश की बागडोर आखिर किसके हाथ में रहेगी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग के बाद राजनीति का रोमांच और बढ़ गया है, क्योंकि मतदान के बाद अब इंतजार है नतीजों का, जो 10 नवंबर को आएंगे और इस बात का फैसला होगा कि एमपी में फिर शिवराज या कांग्रेस की बनेगी सरकार। वैसे प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ है, उसमें 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला त्रिकोणीय है। माना जा रहा है कि अगर बसपा को कहीं जीत नहीं भी मिलती है तो वो दोनों प्रमुख दलों का चुनावी गणित तो जरूर बिगाड़ सकती है। मंगलवार को 28 विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न हुए उपचुनाव में 12 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी सरकार में मंत्रियों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। ज्यादातर मंत्रियों की जीत को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है, क्योंकि चुनावी दंगल में अधिकतर सिंधिया के ही कट्टर समर्थक हैं, जिन्होंने अपने महाराज के एक इशारे पर कांग्रेस से नाता तोड़कर कमलनाथ सरकार गिरा दी थी। डबरा, सांची, ग्वालियर की सदर, बमोरी, बदनावर, अनूपपुर, सुवासरा, सुमावली, मुंगावली, दिमनी, पोहरी और मेहगांव, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी से मैदान में मंत्री हैं और तकरीबन सभी की जीत ही सिंधिया की प्रतिष्ठा को बचाएगी। वहीं 2 सीटों में, एक सावेर में पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत की भी सियासी किस्मत दांव पर है। ये दोनों भी सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के अलावा मैदान में सिंधिया के और भी कई समर्थक हैं, जिनकी सियासी किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। अब मतदाताओं ने किसका मान रखा है, ये तो अगले मंगलवार यानी 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन इस मंगलवार को कई सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई और कहा जा रहा है कि ज्यादा मतदान का मतलब है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वोटिंग के दौरान मुरैना की सुमावली में 6 से ज्यादा और भिंड में 2 जगह फायरिंग की घटना सामने आई। इधर सावेर में वोटिंग के दौरान झड़प हुई, वहीं गोहद में कोई बड़ा विवाद न हो। इसके मद्देनजर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी को नजरबंद कर दिया गया। खैर, छोटी बड़ी घटनाओं के साथ मतदान संपन्न होने के बाद अब 10 नवंबर का इंतजार है। देखते हैं नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और किसका मंगल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रही है, भोपाल से उपचुनाव की महाभारत शुरू हो गई है। 69.83% वोटिंग हुई है कल। 2018 से 3% कम, यानी कि इस बार वोटिंग हुई है। 28 सीटों पर 355 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कल कैद हो गया और 10 नवंबर को इसका फैसला आएगा। 21 सीटों पर 0.06% से 10.03% तक घटी है वोटिंग की जो दर है, और इन पर 11 वर्तमान और 2 पूर्व मंत्री प्रत्याशी हैं। 7 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है और आगर में सबसे ज्यादा 83.75%, ग्वालियर पूर्व में सबसे कम यानी 48.15% वोटिंग हुई है। मतदान में उपद्रव भी हुआ। सुमावली में 5 और मेहगांव में 3 पोलिंग बूथ पर फायरिंग हुई, 2 वोटरों को गोली लगी।
तो कल 28 सीटों पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता देते हैं। दरअसल आगर में 83.75%, अंबाह में 54.30%, अनूपपुर में 73.37%, अशोकनगर में 76.01%, बदनावर में 83.20%। तो ये पूरा वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं कि कल कितने प्रतिशत कौन कौन से जिलों में वोटिंग हुई। तो 19 जिलों में 28 सीटों पर कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई, ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 2018 के चुनाव में क्या स्थिति रही थी। दरअसल साल 2018 में वोटिंग का प्रतिशत कुछ इलाकों में या कुछ सीटों पर ज्यादा रहा था, यानी थोड़ा बहुत अंतर यहां पर देखने को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए तो कुल 3% तक की कमी यहां पर पिछले बार की वोटिंग से देखी गई है। तो पूर्व ग्वालियर में 59.18%, तो तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन कुल पूरे आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 2018 से लेकर अभी ये जो उपचुनाव हुए हैं उसमें 3% तक की गिरावट आई है। हालांकि कुछ सीटों पर यहाँ पर आंकड़े बढ़े हुए भी नजर आए हैं। और पूरे इन आंकड़ों को समझने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अतुल, कुल मिलाकर अगर पूरे परसेंटेज की बात कर ली जाए तो 2018 से लेकर अभी तक 3% तक की यहाँ पर कमी देखी गई है। लेकिन अगर सिलसिलेवार कुछ सीटों की अगर बात कर ली जाए तो वहां पे बढ़े हुए आंकड़े भी नजर आए हैं। वो कौन कौन से हैं, आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे अतुल। देखिए बुशरा, लेकिन बिल्कुल हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार आंकड़े भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझने की जरूरत है हमारे दर्शकों को कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में मार्च से लेके अभी तक की जो स्थिति देखी, काफी दिलचस्प राजनीति रही है। ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी सियासत देखने को मिल रही है जिसके अंदर दोनों ही सियासतदान एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत हमला करते हुए नजर आए। हालांकि अगर हम मतदान की बात करते हैं तो मतदान में जिस तरीके से कमी देखने को मिली, 3% जो है मतदान 2018 की तुलना में कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम इसे बम्पर वोटिंग कह रहे हैं। एक बम्पर वोटिंग इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण है और लगातार कोरोना संक्रमण जो है बढ़ता भी जा रहा है, इस बीच ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से मतदान हो रहा है वो मतदान के अंदर कम से कम 5 से 7% तक कमी हो सकती है, क्योंकि कोविड के डर से मतदाता अपने घर से वोटिंग करने शायद ना निकले। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात तक हमारे पास वोटिंग परसेंटेज आया 69.83%, यानी एक ये बड़ा आंकड़ा जो मतदान का निकल के सामने आया। कोविड के बावजूद एक महामारी जब मध्य प्रदेश में भी फैल रही है, उसके बावजूद इस तरीके का जब आंकड़ा सामने आया तो ये कह सकते हैं कि एक बम्पर वोटिंग की गई है। हालांकि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है आगर में की गई है और सबसे कम जो वोटिंग है वो ग्वालियर क्षेत्र में हुई है। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व दोनों ही सीटों पे वोटिंग बहुत कम हुई है। शहरी इलाका है, हालांकि माना जा रहा था, और ये गढ़ भी ज्योतिराज सिंधिया का माना जाता है जो कांग्रेस बीजेपी के स्टार प्रचारक तो हैं और साथ में एक मुख्य चेहरा रहे हैं मध्य प्रदेश में 28 सीटों के ऊपर। हालांकि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे बुशरा की शाम 6 बजे तक जो स्थिति है वो सामने आ जाएगी कि आखिर ऊंट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई, मतदाता जब बाहर निकले और लगातार सुबह से ही जब हम लोग हमारा स्वराज एक्सप्रेस लगातार जब आंकड़े बता रहा था तो जिस तरीके से एक बूम आया हुआ था वोटिंग के अंदर, वोटिंग परसेंटेज जैसे बढ़ रहे थे, तो अपने आप में ये एक रहस्य बन चुका था कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़े उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को भी
चिंता बढ़ा दी है। बेहद ही अहम सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विनोद, कितना परसेंटेज ग्वालियर में देखने को मिला और साथ ही इसके क्या मायने निकालकर देखे जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक पंडित कईयों बार वोटिंग परसेंटेज को देखकर ही बहुत सारे अनुमान लगाने लग जाते हैं। तो विनोद, इस एनालिसिस के हिसाब से क्या रिपोर्ट आपकी कहती है? विनोद, देखिए, ग्वालियर में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो सबसे कम ग्वालियर पूर्व में 16 में रहा है, जो जहां से मुन्नालाल गोयल बीजेपी से हैं और सतीश अग्रवाल कांग्रेस से हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो डबरा में रहा है। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री वो अभी मैदान में मौजूद है बीजेपी की। सबसे महत्वपूर्ण बात है ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा उसका विधानसभा क्षेत्र आता है, लिहाजा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इस तरह के माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्वालियर जो पूर्व है वहां प्रबुद्ध लोग रहते हैं, शासकीय आवास है, इसके अलावा बाहर भी लोग भी हैं। और पिछले 2018 की हम बात करें तो काफी कम प्रतिशत मतदान का यहाँ रहा ग्वालियर पूर्व में, और इससे कई आंकलन लगाए जा सकते हैं। एक तो पहले ये कि कोविड के चलते कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकले हो। दूसरा ये कि जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं, जो किसी न किसी तरह से नाराज इस बात को लेकर थे कि अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति आएगा और उसको प्रत्याशी बना दिया जाएगा और वो हमेशा झंडा डंडा और फर्श उठाते रहेंगे, तो जो मूल कार्यकर्ता है वो ना खुद निकल कर आया, ना अपने लोगों को निकाल के लाया। इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। तो जहां कम प्रतिशत मतदान हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वहां सरकार के खिलाफ कोई माहौल ना हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चूंकि अभी सरकार को 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में लेकर इस तरह का कोई माहौल भी नहीं बनता। लेकिन जो स्थिति बनी हुई थी, कमलनाथ जब ग्वालियर आए थे और वो मतदाताओं से ये आह्वान करके गए थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है और ये चुनाव जो थोपा गया है ये बेवजह का चुनाव है जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च होगा और जो जनता पर रहेगा। तो हो सकता है कि जो मतदाता है वो इस बात को समझ चुका हो और इस बात के लिए वो बाहर ना निकला हो। लेकिन ग्वालियर अगर 15 की हम बात करें तो ग्वालियर 15 में कांटे की टक्कर रही। यही कारण है कि मतदाता को एक एक करके बाहर लाया गया। उसके बाद भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा ग्वालियर का भी, जो 48-49% ग्वालियर का पहुंच पाया था। और सबसे इसमें एक बात ये समझी जा सकती है कि जो 16 विधानसभा क्षेत्रों में जो इलेक्शन हुए हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि मतदान प्रतिशत मायने ज्यादा नहीं रखता। यहाँ मायना ये रखता है कि कौन किसको मतदान जो है वो उसके पक्ष में रहा होगा, क्योंकि लोग यहाँ टिकाऊ बिकाऊ और जो तमाम तरह के गद्दार वफादार खुददार जिस तरह के जो नारे यहाँ पर रहे, इसके अलावा जो जुबानी हमला होता रहा तो उसको लेकर भी लोग काफी आहत हुए हैं। क्योंकि इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में तो कम से कम देखने को पहले कभी नहीं रही। 2003 में जरूर उमा भारती और जब दिग्विजय सिंह जी आमने सामने थे तो कुछ शब्दों का जरूर गर्मा गर्मी रही, लेकिन इतना जो इस समय रहा वो नहीं रही। तो इससे भी मतदाता आहत है, क्योंकि अब हर आदमी समझ चुका है, देश को समझता है, संविधान को समझता है और ये भी समझता है कि इस तरह की जो नारेबाजी है वो कितनी घातक हो सकती है, क्योंकि इससे खटास बढ़ती है। बाकी का अगर महंगाओं की बात करें और अन्य जगहों की बात करें ग्वालियर चंबल तो जातीयगत, यानी कुल मिलाकर वक्त ये तय करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद। अतुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपसे बेहद ही अहम सवाल मेरा आपसे कि जो 2018 की कंपैरिजन में इस बार उपचुनाव में वोटिंग कम हुई है 3%, राजनीतिक पंडित इसके क्या मायने निकाल रहे होंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से 3% वोटिंग की कमी आई है, लेकिन जिस तरीके से हमारे जो है विशेषज्ञों से भी बात हुई तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कयास बुशरा लगाए जा रहे थे कि कोविड का एक बड़ा प्रकोप जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज जरूर घटेंगे। लेकिन जिस तरीके से महज सिर्फ 3% तक जब वोटिंग में कमी आई है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोगों के मन में वोटिंग को लेके काफी उत्साह था और लोग बाहर निकले भी और साथ में जो है वोटिंग भी करी। लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो 70 के अंदर अंदर रहा। हालांकि बुशरा, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जिस दिन मतदान हुआ है और मतदान के दूसरे दिन यानी कि आज किस तरीके से कांग्रेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा कि वो दिखाए कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस के बाहर पीसीसी के बाहर का जो मंजर है कि पूरी तरीके से बैरिकेड लगा दिए गए हैं,
चारों तरफ से कांग्रेस के जो मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय, उसकी घेराबंदी कर दी गई है कि ताकि किसी भी प्रकार से जब मतदान के दौरान जिस तरीके से हिंसा की खबर आ रही थी, ऐसे में किसी भी सियासी दल के दफ्तरों में वो हिंसा ना पहुंच सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से और तमाम जो है सुरक्षा रखने के लिए इस तरीके से बैरिकेड जो है अभी से ही लगा दिए गए। बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी इस तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कार्यकर्ता किसी भी उत्साह से कोई एक गलत कदम ना उठाए। और पुलिस विभाग ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ ये पूरा मामला कल संभाला है, छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन अगर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बहरहाल शांतिपूर्वक पूरी तरीके से जो है मतदान जो है निकले हैं। हालांकि कुछ मुरैना में जरूर ये गोली चलने की घटनाएं हुई हैं, कुछ झड़प की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर हम 28 सीटों की तरफ हम जाते हैं और जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने काफी मुस्तैदी के साथ मतदान कराया। हम वापिस बुशरा लौटते हैं और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि मतदान का प्रतिशत घटा है। हालांकि देखिए बुशरा, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मतदान का जब प्रतिशत घटता है तो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक विशेषज्ञों को एक मानना होता है कि जब वोटिंग परसेंटेज घटता है तो वो बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो ये कांग्रेस के पक्ष में जाता है। यानी कि जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इस समय सियासी गणित अगर हम देखते हैं तो वोटिंग प्रतिशत ना तो ज्यादा घटा है और ना ज्यादा बढ़ा है। यानी जितनी उम्मीद की जा रही थी इस वोटिंग परसेंटेज के घटने की, उतना नहीं घटा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल।